नमस्कार ट्रेनीज। मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल पे। तो ट्रेनीज, अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आप पहुंचे हैं सेमेस्टर थर्ड मॉड्यूल 1 चैप्टर का नाम है असेंबली, क्वेश्चन नंबर 126 पे। तो आज की जो वीडियो है इस पे आपको असेंबली जो चैप्टर है आपका फिटर सेकेंड ईयर में, उसका क्वेश्चन नंबर 126 से लेके 150 तक इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हमेशा की तरह कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर करेंगे सारे क्वेश्चंस, और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 से, जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है व्हाट टाइप ऑफ स्क्रूज आर यूज्ड इन द प्लेस वेयर फ्रीक्वेंट रिमूवल एंड असेंबली इज रिक्वायर्ड। जो भारत स्किल्स का जो पीडीएफ है इसमें आपको बहुत ज्यादा मिस प्रिंटिंग मिलेगी, कई बार हिंदी और इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा आप वहां पे थोड़ा कॉमन सेंस लगा के उसको पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, हिंदी में कहता है उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करनी होती है। सिंपली आपसे पूछ रहा है वो कौन सा स्क्रू है जहां पे आपको कई बार क्या होता है ना, फ्रीक्वेंटली हमको कहीं पे क्या होता है स्क्रू कसना होता है और बार बार उसको खोलना होता है। तो ऐसी पोजिशन में हम कौन सा स्क्रू यूज करते हैं, तो ये होता है हमारा स्क्वायर हेड स्क्रू। ठीक है, तो जो हमारा स्क्वायर हेड स्क्रू होता है ये खोलने में बहुत इजी रहता है, इसको खोलना और लगाना बहुत इजी रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, बार बार ऐसी जगहों में जहाँ पे हमको बहुत फ्रिक्वेंटली जो हमारा, ठीक है, जो जो फ्रिक्वेंटली जहाँ पे इसका यूज होना है, ठीक है, बार बार खोलना और बंद करना होता है, वहां पे हम अपना स्क्वायर हेडेड स्क्रू का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर हेडेड स्क्रू इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट टाइप ऑफ नट्स आर यूज्ड इन कोच बिल्डिंग वर्क। कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट्स का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे कोचेज होते हैं उसके लिए वहां पे हम स्क्वायर नट का यूज करते हैं। ठीक है, नट्स आपने देखी होंगी, जनरली सबसे कॉमन जो आपने देखी होगी नट वो हेक्सागोनल नट होती है। ठीक है, आपने इसका आइडिया फिगर ही बनाया होगा। स्क्वायर नट होती है कुछ इस तरह से, उसका क्रॉस सेक्शन होता है अगर ऊपर से आप देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम कोच बिल्डिंग वर्क में हम हर जगह स्क्वायर नट का यूज करते हैं। अब कोचेस आप भले ही रेलवे कोच की बात कर लीजिए या फिर जो हमारे गाड़ियां होती हैं उनको भी कई बार हम कोच बोल देते हैं उनके फ्रेम को। तो बस आपको इसमें याद करना है जो कोच बिल्डिंग वर्क होते हैं यहाँ पे हम स्क्वायर नट्स का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ नट हैविंग टॉप पार्ट इन सिलिंड्रिकल शेप एंड बॉटम पार्ट इन हेक्सागोनल शेप। उस नट का नाम क्या है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार का होता है। तो मैं आपको सीधे इसकी फोटो दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी कैसल नट, इसका आप जो अगर नीचे का भाग गौर करेंगे ये हेक्सागोनल शेप का है। ठीक है, षटभुजाकार है। और जिसके ऊपर का शेप होता है ये सिलिंड्रिकल होता है। अब कई बच्चे कहेंगे सिलिंड्रिकल किस शेप में है सर, आप कैसे कह रहे हैं। तो देखिए, ये सिलिंड्रिकल शेप का है, बस उस सिलेंडर में ग्रूव कटे हुए हैं। सिलेंडर का मतलब क्या होता है, बेलनाकार। जैसे आपका घर का सिलेंडर होता है उसके ऊपर से बस आप वो हटा दीजिए। ठीक है, जैसे सिलेंडर का शेप हो गया तो सेम शेप आपको ये दिखेगा। ठीक, तो जो हमारी कैसल नट होती है नीचे से हमारी हेक्सागोनल शेप की है, और ऊपर से क्या है, इतना बड़ा सिलेंडर रखा हुआ है, देखिए इसके ऊपर सिलेंड्रिकल शेप है। तो कैसल नट इज द राइट आंसर, 128 का डी। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू यूज इन हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क। हैवी ड्यूटी असेंबली कार्यों में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है हेक्सागोनल हेड स्क्रू। ठीक है, अगर हमारा कहीं पे बहुत हैवी ड्यूटी का काम है, बहुत भारी भरकम हम कोई पार्ट्स को आपस में हमने कनेक्ट किया हुआ है इसके माध्यम से, तब वहां पे हम इसका यूज करेंगे। ये हमारा हेक्सागोनल हेडेड स्क्रू, देखिए यहाँ पे हेक्सागोनल इसका हेड है। ठीक है, तो हैवी ड्यूटी जहां पे होगी वहां पे हम हेक्सागोनल हेडेड स्क्रू का यूज करते हैं। इस बात को आप याद रखते चलें, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू इज यूज इन लाइट असेंबली वर्क। इससे पहले हमसे पूछा था कि हैवी असेंबली वर्क में कौन सा यूज करेंगे, तो वो था हेक्सागोनल हेडेड स्क्रू। अब कह रहा है हम लाइट जो असेंबली वर्क होता है वहां पे कौन सा यूज करते हैं। लाइट मतलब जो हल्के फुल्के होते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं चीज हेड स्क्रू। ये जनरली मैं आपकी उनकी फोटो दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ये देखिए, ये अब बहुत कॉमनली आपने देखे होंगे, सबसे कॉमनली इस तरह के स्क्रू हमको देखने को मिलते हैं। इनका नाम होता है चीज हेडेड। ठीक है, चीज हेडेड स्क्रू ये होते हैं। तो जहां पे हमारा लाइट वर्क होता है वहां पे हम इनका उपयोग करते हैं। आपने आमतौर पर सबसे ज्यादा यही स्क्रू देखने को मिलते हैं, चीज हेडेड स्क्रू। अगले क्वेश्चन में कहता है विच फाइल विथ शार्प एंड पैरेलल टीथ यूज ऑन सॉफ्ट एंड नॉन मेटेरिक मटेरियल्स। नरम और गर्म धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांतें किस फाइल में होते हैं। देखिए, सीधे सीधे पूछ रहा है
कि अगर आपको कोई सॉफ्ट और नॉन मेटेलिक, जनरली आपने देखा होगा जो फिटर के बच्चे हैं, ठीक है, जो आप फिटर ट्रेड्स हैं आप लोग, तो जनरली आप लोग जो फाइल का यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं लोहे में, ठीक है। लोहा आम लोग बोलते हैं, ऐसे माइल्ड स्टील होता है वो, मतलब जो मेटल्स हैं उसमें आपका काम होता है। मगर एक फाइल इनमें ऐसी है नीचे ऑप्शंस का, जिसका जो परंपरागत रूप से जो नॉन मेटेलिक मटेरियल्स में यूज होती है, भले आपको उसमें वुड में यूज करना है, प्लास्टिक्स में यूज करना है, और जो सॉफ्ट चीजें हैं मगर नॉन मेटेलिक है, तो उसके लिए हम याद रखेंगे आप, उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रेड नॉट फाइल, ठीक है। ड्रेड नॉट फाइल जो होती है वो नॉन मेटेलिक मटेरियल्स में यूज की जाती है, गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल की जाती है। इसकी फोटो दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए, ये है ड्रेड नॉट फाइल। इसमें और हमारी जो आम फाइलों में बस इतना ही अंतर रहता है कि इसमें क्लियरेंस ज़्यादा होती है, इसमें दांते थोड़ी दूर दूर होते हैं, और बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है विच फाइल यूज्ड एज फिनिशिंग टूल एंड इंश्योर प्रिसिशन इन स्मूथनेस। परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। आपको बताना है इनमें से वो कौन सी फाइल है जिसकी जो फिनिशिंग होती है बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। बेसिकली उसका काम ही फिनिशिंग के लिए होता है, तो ये होती है हमारी स्विस पैटर्न फाइल, ठीक है। स्विस पैटर्न फाइल आपको दिखा देते हैं एक बार, इसका क्वेश्चन कल वाली वीडियो में भी आया था। स्विस पैटर्न फाइल, ये देखिए, ये हमारी स्विस पैटर्न फाइल। तो ये जो है हमारी कहाँ पे यूज़ करेंगे हम इसको, जहाँ पे हमको फिनिशिंग करनी है बहुत अच्छे से, तो हम वहाँ पे स्विस पैटर्न फाइल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द थिकनेस रेंज ऑफ बीआईएस सेट ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज, देखिए फीलर गेज अलग अलग थिकनेस के आते हैं। हम जनरली एक ही सेट में, क्योंकि सारे थिकनेस तो हम एकोमोडेट कर नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करते हैं, बीआईएस ने अलग अलग सेट्स निकाले होते हैं, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि जो फीलर गेज के बीआईएस सेट की मोटाई सीमा क्या है, तो उसके लिए आपको पहले फिगर दिखाते हैं फीलर गेज का। ये देखिए फीलर गेज है, आपने देखा होगा, ये फीलर गेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट गेज है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फीलर गेज का यूज़ क्या होता है। तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में क्लियर किया था कि जैसे कोई दो पार्ट्स आपस में मीट कर रहे हैं, ठीक है, एक पार्टी है एक पार्टी है, तो उनके बीच का गैप किस चीज़ से आप चेक करेंगे, क्या डालेंगे इनके बीच में कि गैप चेंज हो, चेक कर सकें, शेड्यूल डालेंगे क्या, या फिर क्या डालेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे फीलर गेज होते हैं, इसके अलग अलग थिकनेस पे होता है, तो जो थिकनेस इसमें सटीक बैठता है मतलब इनके बीच में वो गैप है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछ रहा है ये जो ब्लेड्स आते हैं बीआईएस की किस सीमा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि जो निमी ने जो इस पीडीएफ में इसका आंसर दिया है वो दिया है 133 का बी, कि ये जो हमारी रेंज होती है ये होती है 0.02 mm से 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.02 mm। इसका मतलब देखिए, इसका आंसर क्या दिया है, 0.02 mm से 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.02 mm। इसका मतलब ये है कि ये हमको 0.02 से लेके, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमको ये 0.02 से 0.02 mm जो इसके ब्लेड्स होंगे ना, ये देखिए जैसे ये ब्लेड्स हैं इसमें, ये जो ब्लेड्स है हमको 0.02 mm से लेके 1 mm तक मिलेगा। और इन स्टेप्स ऑफ 0.01 का मतलब क्या है कि जब आप इसमें 0.01 ऐड करेंगे तब आपको नेक्स्ट ब्लेड मिलेगा। जैसे 0.03 है, फिर आपने ऐड किए 0.01 ऐड किया 0.04 मिला, फिर 0.04 में 0.01 ऐड किया तो 0.05 मिला, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है। तो जो इस पीडीएफ में इसका आंसर दिया 133 बी है, मगर जो निमी की बुक है, ठीक है, तो ये मैंने बुक का ये स्क्रीनशॉट लिया है जो निमी की ऑफिशियल बुक है, इसमें उन्होंने लिखा है, ये देखिए इसमें उन्होंने लिखा है कि फीलर गेजेस नंबर 1 2 3 एंड 4 विच डिफर बाय द नंबर ऑफ ब्लेड्स इन ईच एंड बाय द रेंज ऑफ थिकनेस मिनिमम इज 0.03 mm to 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.01 mm, ठीक। तो इस बुक के हिसाब से जो इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। इसका मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, इसका मतलब ये है कि जो ब्लेड्स होंगे 0.03 mm से लेके 1 mm तक मिलेंगे। देखिए 0.03 से लेके 1 mm तक हैं इन स्टेप्स ऑफ 0.01 mm। इसका मतलब पहला ब्लेड जैसे 0.03 का है तो दूसरा क्या होगा, 0.01 ऐड करेंगे तो दूसरा मिलेगा 0.04, फिर उसके बाद आप 0.01 ऐड करेंगे तो 0.05 मिलेगा, ठीक। तो निमी की जो बुक है उसके हिसाब से ऑप्शन सी राइट होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ स्लिप गेज। क्यू दिया है 25 डिग्री, जो एंगल दिया आपको 25 डिग्री दिया है और उसका आपको मान दिया है, और स्लिप गेज की ऊंचाई आपको बतानी है,
ठीक है। तो उसका मैंने आपको पहले भी एक न्यूमेरिकल आ गया है, हमको 100 mm यहाँ पे दिया है। तो सीधे सीधे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखिए, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जो हमारा साइन बार वाला है। इससे कई सारे क्वेश्चन इसमें पूछे हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन हैं जो नियर अबाउट इसके हैं। कहीं पे स्लिप गेज की आपकी स्लिप गेज के बारे में है, कहीं पे साइन बार की आपकी लेंथ पूछी गई है, कहीं पे आपका उसकी जो हाइट होती है वो किससे बना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत हैं और 2-3 न्यूमेरिकल भी मेरे को इसमें इससे रिलेटेड दिखे हैं। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, सीधे सीधे आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। ये 90 डिग्री का हो गया, ये थीटा आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बट अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हिंदी में बोलते हैं लंब, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब की मान हमको निकालना है और कर्ण हमको दिया है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू इसमें ऑलरेडी हमको दी है 0.4226 बराबर लंब हमको निकालना है और कर्ण हमारा कितना है 100 mm है, ठीक है। ये 100 mm हो गया। तो जो आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 42.26 आएगी। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे आप, 42.26 आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटरनल डायमीटर ऑफ वर्कपीस। कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया, ठीक है। बेसिकली आपको फोटो दिखाई है, आपको बताना है इसमें क्या करा है। इसके भी रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। बेसिकली इन्हें क्या करा है, यहाँ पे स्लिप गेजेस भरे हुए हैं और उससे ये नाप रहा है, ठीक। तो स्लिप गेजेस से आप याद करेंगे तो देखिए स्लिप गेज किसमें, ऑप्शन सी में है, पेयर ऑफ स्पेशल जॉज बाय यूजिंग स्लिप गेज, ठीक है। इस तरह का 1-2 क्वेश्चन और हैं तो आप इनको चौंकिएगा मत, जहां भी स्लिप गेज अंदर भरे हुए आपको दिख जाएंगे तो उसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन बोलता है, व्हाट इज द कैलिब्रेशन ग्रेड ऑफ स्लिप गेजेस। स्लिप गेज का कैलिब्रेशन ग्रेड क्या होता है। देखिए जो नीचे आपको 4 ग्रेड दिए हैं ना स्लिप गेज के, जो हमारे स्लिप गेज होते हैं अलग अलग ग्रेड्स में आते हैं, जैसे और उनका स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे जो आप लोग अगर वर्कशॉप में यूज़ कर रहे हैं तो बहुत वहाँ पे रफ काम होता है, आपको पता है, तो उससे क्या होता है उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और कुछ उनका जो मेजरमेंट होता है उसमें वेरिएशन आ जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी जो इंडस्ट्री होती है यहाँ पे प्रिसीशन लेवल पे काम हो रहा होता है, वहाँ पे क्या करते हैं अलग अलग तरह के ग्रेड्स का यूज़ करते हैं। जैसे जो नॉर्मल ग्रेड हो जाता है हम उनको वर्कशॉप में दे देते हैं। कुछ ग्रेड्स होते हैं जो हम संभाल के रखते हैं इंडस्ट्री में, कि उनको केवल हम जब कैलिब्रेट करेंगे कोई इंस्ट्रूमेंट तब उनको यूज़ करेंगे। कुछ रखे रहते हैं वो एज अ मेजरमेंट रखे रहते हैं, ठीक है। तो अलग रूप में हम स्लिप गेज बनाते हैं और उनका अलग अलग यूज़ होता है। तो आपसे पूछा है कैलिब्रेशन ग्रेड कौन सा होता है। जो कैलिब्रेशन ग्रेड होता है स्लिप गेजेस का, ये होता है ग्रेड 00, ऑप्शन बी। तो जो ग्रेड 00 के स्लिप गेज हैं हम कैलिब्रेशन में यूज़ करते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब क्या है कि अगर हमको कोई इक्विपमेंट अपना, जैसे वो होता है आपका माइक्रोमीटर होता है, तो माइक्रोमीटर को अगर आपको चेक करना है, उसको कैलिब्रेट करना है, तब हम क्या करते हैं ग्रेड 00 का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है। आपसे पूछा है 2 स्लिप गेज हैं, इनको आपस में जोड़ा जा रहा है, तो इस मेथड का नाम क्या होता है। तो हमको सबको पता है कि इसको बोलते हैं रिंगिंग, इसको बोलते हैं रिंगिंग। अगले क्वेश्चन में पूछता है, व्हाट इज द गेज यूज्ड। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सीधे सीधे दिख रहा है प्लग गेज है, इसको हम प्लग गेज बोलते हैं। डंबल की तरह दिखता है, जैसे आपने जिम में डंबल वगैरह देखे होंगे, ठीक है। प्लग गेज है, कौन सा है, डबल एंडेड प्लग गेज है। डबल एंडेड प्लग गेज क्यों है, क्योंकि इसके जो गो और नो गो साइड हैं, ठीक है, जो इसकी गो और नो गो साइड हैं दोनों अलग अलग साइड हैं। अगर ये दोनों साइड इसकी एक ही साइड होती तो हम इसको बोल देते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज, ठीक। अभी इस प्लग गेज में थ्रेड कटे हुए हैं तो उसको बोल देंगे थ्रेड प्लग गेज। अब जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, ठीक है, जो कमेंट्स करते हैं कि सर जल्दी जल्दी वीडियोस बनाइए जिनकी वजह से हमें वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उनसे मेरा क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 साइडें दिख रही हैं। एक साइड आपकी यहाँ पे लंबी है, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया ए, और ये वाली साइड आपको छोटी दिख रही है, इसको मैंने लिख दिया बी। तो आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूं, इसको आप नीचे कमेंट में करके बताएंगे। इधर जो मैंने ए साइड का जो हमारा गेज है, ठीक है, और इधर है बी साइड का, तो आपको बताना है इसमें गो साइड कौन सी होगी और नो गो साइड कौन सी होगी। ए गो है कि बी गो है, ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे। फिलहाल ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है हमारा थ्रेड प्लग गेज। बहुत ईजी ऑप्शन है, देखिए रिंग गेज दिया है, पिच गेज दिया है, थ्रेड कैलिपर, तो आप विद्या देखे भी ऐसे इजीली इसके ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिंग गेज। रिंग गेज इतने बार इस पूरे पीडीएफ में पूछा है कि कई बार मैं बता के थक चुका हूँ, ठीक है। रिंग गेज आपको सामने दिख रहा है ये। अब आपसे पूछा है कि इसका यूज क्या है। अरे भैया सीधे रिंग गेज है, रिंग कहाँ पहनते हैं, अंगूठी में, अंगूठे में सॉरी, जो अगर आपको रिंग पहननी होती है कहाँ पहनते हैं, अंगुली में पहनते हैं ना, तो अंगुली एक तरह से आपका एक्सटर्नल तो है, अब उसमें इसको इस तरह से नापता है ये, तो जो भी आपकी एक्सटर्नल मेजरमेंट होगा ये वो ये करेगा, क्योंकि अपने अंदर ले लेगा उसको इस तरह से।
ठीक है। और जो प्लग गेज होता है इंटरनल मेजरमेंट करता है। इंटरनल कैसे करता है, कोई होल है उसके अंदर एक घुस जाता है, ठीक है, उसको इस तरह से ऐसे डालते हैं और इससे चेकिंग वगैरह करते हैं। तो जो हमारा वो होता है रिंग गेज, ये क्या करता है, चेक द, देखिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बाहरी व्यास की जांच करना, छोटे व्यास की जांच करना, टेपर शाफ्ट की जांच करना, या फिर बाहरी थ्रेड की जांच करना। तो आपको बताना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140। तो अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, बाहरी व्यास की जांच करना, जो भी आपकी एक्सटर्नल मेजरमेंट है। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल लिख देता तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता। चेक द आउटसाइड डायमीटर, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए हम रिंग गेज का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे थ्रेड रिंग गेज पूछा होता तब यहाँ पे बोल देते हैं हम चेक द आउटसाइड थ्रेड्स, भी इसका आंसर हो सकता था अगर थ्रेड रिंग गेज पूछ। फिलहाल अभी सिर्फ रिंग गेज पूछा है, इसलिए चेक द आउटसाइड डायमीटर। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द रेंज ऑफ साइज इन इंडिविजुअल रेडियस गेज, व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है आपका स्टेप ऑफ 1 mm। फिर वही आगे देखिए, अभी स्टेप्स का आपको मतलब, स्टेप्स ऑफ 1 mm का मतलब है कि अगर आपका जो इंडिविजुअल रिंग गेज है अगर ये 10 mm का है एक, तो जो अगला होगा वो स्टेप ऑफ 1, इसका मतलब अगला 11 mm का होगा, फिर जो अगला है वो 12 mm का होगा, तो इसको बोलते हैं स्टेप्स। तो जो हमारे इंडिविजुअल रेडियस गेज हैं ये स्टेप्स ऑफ 1 mm में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इनका साइज का जो रेंज है स्टेप्स ऑफ 1 mm छोड़ के इनमें ये उपलब्ध रहते हैं मार्केट में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ठीक है, ये सब इसने खाली बकवास लिखी है। व्हाट इज द गेज टू चेक एक्सेप्टेबल साइज ऑन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ शाफ्ट। आपको नीचे एक फिगर दिया है और आपको बताना है ये कौन सा गेज है। सीधे सीधे अभी तक बच्चे तो इतना तो आपको, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो अगर आप अभी भी इस गेज को देख के नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन सा गेज है तो मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो आपको फिगर देखते ही एकदम क्लियर हो जाने चाहिए कि हमको रिंग गेज की बात, ये रिंग गेज है। ये कितने बार रिंग गेज का, करीब करीब 10 या 12 क्वेश्चन रिंग गेज के आ चुके हैं। अगर अभी आप रिंग गेज आइडेंटिफाई करने में असक्षम हैं इतनी वीडियो देख के, तो मेरे लिए शर्म की बात है, ठीक है। तो ये रिंग गेज आपको सीधे दिख गया होगा। अब आपको बताना है ये गो है कि नो गो है। तो कल ही हमने इसका क्वेश्चन किया था कि जो नो गो गेज होता है उसमें बीच में ग्रुप बना होता है, गड्ढा बना होता है, और जो गो गेज होता है वो सिंगल पीस में होता है। तो आपको सिंगल पीस में दिख रहा है तो ये रिंग गेज गो है। अब नो गो वाला कैसा होता है, कल आया था इसका क्वेश्चन, तो इसको मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए दोनों आपको एक साथ दर्शन हो गए, गो के भी और नो गो के भी, ठीक है। कल आपसे नो गो पूछा था, ये देखिए आपका गो है सिंगल पीस में और आपको डबल पीस में दिख रहा ना, बीच में यहाँ पे ग्रूव है, तो ये नो गो गेज है, ठीक। इनकी पहचान, कई लोग कहते हैं इनको रट लो, रटना कुछ नहीं है। जो आपका सिंगल पीस में होगा वो गो गेज होगा, और जिसके बीच में यहाँ पे गड्ढा दिख रहा है ना आपको बीच में, वो होता है नो गो गेज। ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द फिनिशिंग प्रोसेस कैरिड आउट विद एब्रेसिव स्ट्रिक्स टू करेक्ट द प्रोफाइल ऑफ इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस। तो इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए हम यूज करते हैं होनिंग, ठीक है। इसका आंसर कई बच्चे लैपिंग में कंफ्यूज करेंगे, मगर वो बोल रहा है इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस। तो जो इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस होते हैं ये हमेशा होनिंग, इसका ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको होनिंग का वो फिगर दिखा देता हूँ। हम पहले डिस्कस, ये देखिए होनिंग प्रोसेस है, इसमें देखिए इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसमें इस तरह से इसको फिनिश किया जा रहा है। जो होनिंग है, लैपिंग है, हमारे सारे सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशंस होते हैं, सरफेस को एकदम सुपर शाइनी बना देते हैं, बिल्कुल बढ़िया करके फिनिश करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये है इसका उदाहरण, देखिए कितना बढ़िया करके फिनिश किया गया है, ठीक है। तो ये होनिंग प्रोसेस तरह से होती है। एक क्वेश्चन होनिंग का ये भी आया था कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारा इक्विपमेंट होता है रोटेट भी करता है और रेसिप्रोकेट भी करता है। तो होनिंग होती है, देखिए इसमें ऐसे भी घूम रहा है और ऊपर नीचे भी आ रहा है, ठीक है। तो ये होनिंग प्रोसेस है जहां पे हमारा इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस को हम फिनिश कर रहे हैं। अब घर्षक स्टिक्स के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है, तो ये होनिंग होती है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच लैपिंग मटेरियल यूज फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग। आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो लैपिंग करते हैं उसमें कई सारे हमारे उपकरण लगते हैं। एक होता है हमारा लैप मटेरियल। लैप मटेरियल क्या होता है, हमको प्लेटफॉर्म देता है फाइल की तरह, मान लीजिए कोई लैप मटेरियल है, तो इसमें गड्ढे बने होते हैं, उसमें मैंने कई बार बताया उसमें इस तरह से एब्रेसिव फंसते हैं, ठीक है। ऐसे इस तरह से गड्ढे बने हैं, यहाँ पे एब्रेसिव लगते हैं हमारे, ठीक है। फिर एब्रेसिव ही कटिंग करते हैं। तो जो हमारा लैप मटेरियल होता है जनरली सॉफ्ट मटेरियल का हम लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पहले पूछा था निमी ने, अभी इसमें भी है कि अगर हमारा लैप मटेरियल जो है अगर हार्ड होगा तब क्या होगा। तो अगर हमारा लैप मटेरियल हार्ड होता है तो खुद ही कटने लगता है, ठीक है। तो लैप मटेरियल हम जनरली सॉफ्ट लेते हैं। तो आपको पता है कॉपर और ब्रास क्या होते हैं, सॉफ्ट कैटेगरी में आते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, कॉपर एंड ब्रास। तो अगर हमको इजी चार्जिंग
मतलब उसमें आसानी से हमारा लैप जो एब्रेसिव है आसानी से चढ़ जाए तो उसको बोलता है चार्जिंग, और वो आसानी से कटिंग करे, इसके लिए हम कॉपर और ब्रास का उपयोग करते हैं। तो जो हमारा जो लैप मटेरियल होगा कॉपर और ब्रास का होगा। अगले क्वेश्चन में कहता है विच लैप मटेरियल इज इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी एक्सपांडेड इफ वॉर्न आउट। ठीक है, कौन सा लैप सामग्री महंगा है और खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है। अब देखिए कन्वर्जन में कितना बड़ा इन्होंने मिस्टेक कर दिया है। इंग्लिश में लिखते हैं विच लैप मटेरियल इज इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, जो चीज महंगी नहीं होती है। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, इतनी इंग्लिश तो सभी को आती है आजकल। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। देखिए इंग्लिश में उन्होंने लिखा है विच लैप मटेरियल इज इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी एक्सपांडेड इफ वर्न आउट। कौन सी नीचे का आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, इतना तो समझ ही रहे हैं। विच लैप मटेरियल इज इनएक्सपेंसिव, कौन सा लैप मटेरियल इनएक्सपेंसिव होता है। ठीक है, इनएक्सपेंसिव मतलब महंगा नहीं है, और नीचे लिखते हैं कौन सी लैप सामग्री महंगी है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा इंग्लिश वाला ही सही माना जाता है। तो उसको आप याद रखेंगे, ये होता है लेड 145 का सी। ठीक है, तो जो हमारा लेड होता है ये इनएक्सपेंसिव होता है, ये महंगी नहीं होता है, और जब ये कहीं से खराब हो जाए तब हम इसको जोड़ के दोबारा से ठीक कर सकते हैं। ये लैप मटेरियल है, जैसे कॉपर और ब्रास होता है आपका, उसी तरह से। ठीक है, बेसिकली आपका प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका एब्रेसिव चढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ एब्रेसिव मटेरियल इज एक्सटर्नली हार्ड एंड यूज्ड इन लैपिंग फॉर हैवी स्टॉक रिमूवल। कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार का अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो जो सिलिकॉन कार्बाइड है ये इसका सही आंसर, इसको याद रखें आप। ये हैवी स्टॉक रिमूवल मतलब बहुत ज़्यादा, अगर हमको कहीं पे जैसे फाइलिंग आप लोग करते ही हैं, फिटर के बच्चे हैं, तो आपको पता होगा कई बार हमको ज़्यादा घिसना पड़ता है, 2 mm 3 mm, कई बार 0.5 mm, मात्र इतना ही घिसना होता है। तो अगर हमको बहुत ज़्यादा कहीं पे रिमूव करना होता है, ठीक है, मटेरियल, तो हम सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ करते हैं। कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक को हटाने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग डाइज एंड गेजेस। अगर आपको डाइज और गेजेस की लैपिंग करनी है तब हम बोरॉन कार्बाइड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छे से याद करेंगे, जब हमको डाइज और गेजेस का लैपिंग करनी है तो हम बोरॉन कार्बाइड का यूज़ करेंगे। अगले क्वेश्चन में कहता है विच इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल एब्रेसिव मटेरियल एंड यूज्ड फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है। टंगस्टन कार्बाइड खुद में ही बहुत कठोर होता है। अब अगर आपको इसको घिसना है तब आपको क्या लाना पड़ेगा, सब जिसकी हार्डनेस सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा हार्डनेस किसकी होती है भाई, बता दें जल्दी। सबसे ज़्यादा हार्डनेस होती है डायमंड की। तो अगर आपको टंगस्टन कार्बाइड की करनी है तो आपको लाना पड़ेगा डायमंड। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग एक्यूरेटली फिनिशिंग वेरी स्मॉल होल्स। बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताएं। तो अगर आपको बहुत छोटे छोटे होल्स हैं उनकी फिनिशिंग करनी है तो उसके लिए आप लेके आएंगे डायमंड। ठीक है, डायमंड यूज होता है 139 का बी। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैपिंग व्हीकल्स। व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि हम व्हीकल्स की लैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, जनरली आपको पता होगा जो हमारी गाड़ियां होती हैं जिनको आप ऑटोमोबाइल्स भी कहते हैं, उनका एक टर्म होता है व्हीकल। व्हीकल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें आप दूसरी चीज को चढ़ा के चला सकते हैं। जैसे आपकी बाइक है वो भी व्हीकल में आती है। उसका पर्पस क्या है, उसने आपको चढ़ाया और वो आपको कहीं भी लेके जाएगी। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं व्हीकल्स। जैसे ट्रक हो गए, बसेस हो गए, ये सब क्या है, व्हीकल्स। इसका मतलब क्या है, ये सामान को लोड करेंगी और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगी। ठीक है, व्हीकल्स का मतलब ये होता है। तो ये पूछा कि लैपिंग व्हीकल्स का क्या यूज होता है। अब लैपिंग में भी व्हीकल्स यूज होती हैं। तो देखिए लैपिंग प्रोसेस समझिए, हम क्या करते हैं लैपिंग में, इस तरह की कोई प्लेट लेते हैं। ठीक है, उसमें इस तरह के गड्ढे बने होते हैं। जैसे एक गड्ढा यहाँ पे है, ये सारे गड्ढे बने हैं इसमें। ठीक है, ये इस तरह के इसमें गड्ढे बने होते हैं। ठीक, वैसे मेरे पास फोटो, इसकी फोटो ही दिखा देता हूं आपको मैं लैपिंग की। लैपिंग ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, ये नीचे आपकी लैपिंग प्लेट हो गई। ये जनरली आप कॉपर, ब्रास या फिर लेड वगैरह की बनाते हैं, सॉफ्ट मटेरियल जनरली यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें जो गड्ढे हैं ना, इसमें हम क्या करते हैं, ऑयल वगैरह लगाते हैं। ऑयल वगैरह लगा के इसमें क्या छोटे छोटे एब्रेसिव्स डाल देते हैं।
ठीक है। तो जो इसमें ऑयल जो हम लगाते हैं ना, अब देखिए अगर आप सीधे इसमें एब्रेसिव डालेंगे तो क्या होगा, वो गिर जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, कहीं पे ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं, पहले ऑयल के साथ उनको लगाते हैं, ठीक है। अब वो वेजिटेबल ऑयल, ऑयल कई तरह के होते हैं, उनको मत समझिए। तो जो ऑयल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसी को हम व्हीकल बोलते हैं, समझे। उसी को हम क्या बोलते हैं, व्हीकल। वो जो व्हीकल होता है उसी के सहारे जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उससे चिपके भी रहते हैं, और भी कई सारे काम होते हैं व्हीकल्स के, ठीक। तो यहाँ पे व्हीकल के रूप में हम जनरली क्या यूज करते हैं, ऑयल को यूज करते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल हो सकता है और भी कई तरह का ऑयल हो सकता है। तो आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैपिंग व्हीकल्स, जो हम व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं लैपिंग में, उनका काम क्या है। तो ऑप्शन सुनेंगे, काटने की क्रिया को विनियमित करें और सतह की चिकनाई करने के लिए, माध्यम प्रभावी संचालन, ऑप्शन सी कहता है आयामी सटीकता में कमी, ऑप्शन डी कहता है काटने की क्षमता में कमी, ठीक है। ऑप्शन देखिए कितने इजी दिए हैं, सीधे आप लोग इसका ए लगा सकते हैं आसानी से, क्योंकि जो हमारा व्हीकल्स होता है उसका यूज क्या होता है, रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड ल्यूब्रिकेट सरफेस। ऑयली तो है, वो क्या करेगा, कटिंग एक्शन को एनहांस करेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एब्रेसिव है, एब्रेसिव को अच्छे से घुमा सकेगा, रेगुलेट कटिंग एक्शन को रेगुलेट करता है, और उसके साथ साथ जो हमारा सरफेस है उसको ल्यूब्रिकेट भी करता है। तो 150 का ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको भी अपलोड करें। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।